हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सबकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो चलिएगा, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नंबर 43 स्टार्ट करेंगे। और अपना पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट, द वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम। बताइएगा, यहाँ पर आपको मिल रहा है एक क्वेश्चन जिसमें एक स्टेटमेंट दिए गए हैं। वो स्टेटमेंट किसने दिया है शेक्सपियर के लिए? बताइएगा। ऑप्शंस देखेंगे, एस.टी. कॉलरिज, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ या विलियम हेजलित। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? बताइएगा, आंसर करते रहें दोस्तों। विलियम वर्ड्सवर्थ बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मिल रहा है कि विलियम शेक्सपियर ने अपने जो है हर्ट को अनलॉक्ड कर दिया अपने सोनेट के माध्यम से। आपको पता है 154 सोनेट्स है, जिसमें से 126 सोनेट है जो कि यंग मैन को है, और 127 से लेकर के 152 जो है ये डार्क लेडी को समर्पित है, और 153 और 154 सोनेट ये जो है लव गॉडेस क्यूपिड को समर्पित है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दो फैक्ट। एक तो आपको 1 से लेकर के 126 तक मिलता है जो यंग मैन को मिला है, और 127 से लेकर के कहीं कहीं पर आपको 154 पूरा मिल जाता है, और कहीं कहीं पर 152, 53, 54 आपको मिल जाएगा लव गॉडेस क्यूपिड के लिए। तो आपको मिल जा रहा है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हेन डिड शेक्सपियर विथ हिज प्लेस। बताइएगा, विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेस को कब लिखा था, कब कंसीडर किया जाता है? पहले आप इनका डेट ऑफ बर्थ देखें तो 1564 को इनका जन्म होता है, और 1616 को इनकी मृत्यु होती है, और डेट सेम है 13 अप्रैल। ओके, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि उन्होंने अपने प्लेस को कब जो है लिखा, 15वीं 16वीं शताब्दी या 14वीं 15वीं शताब्दी की, 16वीं 17वीं या 17वीं 18वीं शताब्दी। विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? बताएं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप ऐसे उनका कोई भी डेट जो है, कौन सी सेंचुरी चल रही है उसके आधार पर देखी जाती है, जो बीत गई उसके बाद वाली सेंचुरी होती है। तो देखेंगे 1564 में इनका जन्म होता है, और 1616 में इनकी मृत्यु होती है। माना जाता है 1585 से लेकर के 1616 जो है 13 तक इनका टाइम पीरियड है काम करने का। ओके, वर्किंग पीरियड माना जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि 1564 यानी कि आपको मिल गया कि 16th सेंचुरी, तो और 17वीं शताब्दी में मृत्यु होती है, तो दैट विल क्या करेक्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर बी का सी ऑप्शन। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो सेंचुरी होती है वो किसी भी डेट से ली जाती है, जो बीत जाती है उसके बाद वाली सेंचुरी देखी जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा 15वीं शताब्दी बीत करके 16वीं चल रही है, और यहाँ पर देखिए 1616 में 16वीं बीत करके 17वीं चल रही है। दैट्स वाई 16th एंड 17th सेंचुरी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, चौसर यूज्ड फर्स्ट टाइम हिज राइम रॉयल स्टेंजा। बताएंगे कहाँ पर यूज़ किया था। राइम रॉयल आपको पता है 7 लाइन का स्टेंजा होता है। विलियम शेक्सपियर ने अपने वीनस एंड एडोनाइज और जो है रेप ऑफ ल्यूकेसी में आप देखते हैं कि वीनस एंड एडोनाइज में 6 लाइन का स्टेंजा, और राइम रॉयल में 7 लाइन का, अरे रेप ऑफ ल्यूकेसी में 7 लाइन का स्टेंजा यूज हुआ। दैट इज कॉल्ड राइम रॉयल। ओके, बताइएगा, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा चौसर ने पहली बार कब यूज़ किया। ओके, और किस वर्क में यूज़ किया। अब प्रोलॉग में यूज़ किया, तो प्रोलॉग नाम का कोई उनका वर्क ही नहीं है। कैंटरबरी के प्रोलॉग की बात हो रही है, और कैंटरबरी टेल्स, फिर देखिए बुक ऑफ द डचेस या ट्रायलस एंड क्रेसीडा। तो आप इसको कौन सा करेक्ट करेंगे? ट्रायलस एंड क्रेसीडे। ओके, आप बिल्कुल सही, ट्रायलस एंड क्रेसीडे। और बाद में देखिए ट्रायलस एंड क्रेसीडा नाम से विलियम शेक्सपियर ने भी लिखा था। तो ट्रायलस एंड क्रेसीडे कहे तो चौसर का है, ट्रायलस एंड क्रेसीडा कहे तो विलियम शेक्सपियर का है। तो आप ध्यान रखिएगा कि डी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रायलस एंड क्रेसीडे, जिसमें राइम रॉयल का पहली बार प्रयोग जॉफरी चौसर ने किया था। ओके, और हीरोइक कपलेट का भी पहली बार प्रयोग ये ही माने जाते हैं करने वाले। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड बाई स्पेंसर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड। बताइएगा, अनडिफाइल्ड। यहाँ पर बताना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर स्पेंसर को कहा गया है, स्पेंसर के द्वारा कहा गया है
किसको कहा गया है? द वेल इंग्लिश अंडे फील्ड। बताइए, ऑप्शन देख लें, चौसर या विलियम लॉन्गलैंड या विलियम शेक्सपियर या थॉमस मूर। स्पेंसर ने किसको कहा है? तो अगर आप ध्यान करिएगा तो एडवर्ड स्पेंसर की बात करते हैं तो ये एलिजाबेथन एज में थे, और जॉफरी चौसर की बात करें तो ये थे तीन राजाओं का समय माना जाता है एडवर्ड थर्ड। ओके, एडवर्ड थर्ड, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एडवर्ड थर्ड का शासनकाल 1327 से लेके 1377 तक रहा इंग्लैंड में। उसके बाद रिचर्ड सेकेंड आते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। रिचर्ड सेकेंड के समय में भी चौसर रहे। इनका समय आता है 1337 से लेकर के 1399 तक रिचर्ड सेकेंड का। फिर हेनरी फोर्थ का समय आता है। ओके, हेनरी फोर्थ का समय, इनका समय चलता है 1399 से लेकर के 1413 तक। ठीक है, तो जॉफरी चौसर एडवर्ड के समय में जन्मे, रिचर्ड के समय में अच्छे से काम किया, और हेनरी फोर्थ के समय में इनकी मृत्यु होती है 1400 ईस्वी में। ओके, तो आपको मिल गया है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जॉफरी चौसर की। ठीक है, विलियम लॉन्गलैंड इन्हीं के समकालीन थे, विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन थे, और थॉमस मूर का यूटोपिया आप देखते हैं कि ये जो है थॉमस मूर का यूटोपिया 1500 आपको मिल जाएगा कि 1551 में इंग्लिश भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया गया, और इसके पहले ये 1516 ईस्वी में 1516 ईस्वी में ये जो है लैटिन भाषा में लिखा गया था। ठीक ना, तो सब कोई चौसर के बाद का ही है, बस विलियम लॉन्गलैंड चौसर के समकालीन है। तो चौसर इसका करेक्ट आंसर होगा। स्पेंसर ने द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड इनको कहा है। ओके, और इन्हीं को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी, है ना, ये सबको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बिटवीन 1590 एंड 1593 द थिएटर्स वर क्लोज्ड ओइंग टू। वैसे तो आप देखते हैं कि इंग्लैंड में थिएटर कई बार बंद हुए, कई बार ओपन हुए, लेकिन यहाँ पर एक समय बताया गया है 1590 से 93 के बीच में जब थिएटर बंद हुआ तो क्या कारण था? ऑप्शन से देख ले। डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाई द इलाइट्स, दूसरा डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाई द पीपल, तीसरा डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाई एक्टर्स, और चौथा डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाई द नाइट्स। बताइएगा इसमें कौन सा करेक्ट करेंगे। 1590 से 93 की बात हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर अपने पूरे अच्छे समय में थे, और विलियम शेक्सपियर का पहला पीरियड माना जाता है 1585 से 1590 93। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सही, एक्टर्स के ही द्वारा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया था आपस में, और फिर जो है जो थिएटर कंपनी बंद कर दी गई थी। ओके, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। किसने मिल्टन को कहा है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? ऑप्शन देख लिया। अगर मिल्टन का टाइम देखें तो 1608 में इनका जन्म होता है, 1674 में इनकी मृत्यु होती है। तो आप देख पा रहे हैं इनका समय अगर बात करें तो 1603 में जेम्स फर्स्ट के समय जो है 1625 तक, एक तो इनका इन्होंने समय देखा। दूसरा देखेंगे तो 1625 से लेकर के 1649 की बात करते हैं, तो ये चार्ल्स फर्स्ट का समय भी देखते हैं। फिर अगर आप देखिए तो ये कॉमनवेल्थ 1649 से लेकर के 1600 माना जाता है 58, हालांकि जो है पूरा वो 60 तक चला गया था, चूँकि रिचर्ड क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल के बेटे 60 तक गए थे, तो ये देखा। और फिर आप देखते हैं चार्ल्स सेकंड का समय भी इन्होंने देखा। चार्ल्स सेकंड जब रेस्टोरेशन एज में मोनार्की रीस्टोर होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि किसने कहा है मिल्टन को। अर्नोल्ड ने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने की, थॉमस ग्रे ने की, टेनिसन ने। ये बहुत वेल नोन आंसर होगा, आप बिल्कुल सही, डी वाले विद्यार्थी करेक्ट जा रहे हैं। टेनिसन ने कहा है। आप देख पाते हैं टेनिसन टेनिसन आपको जो है मिल जाएंगे जब विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी 1850 में, तो 1850 में पोएट लॉरिएट टेनिसन को बनाया गया था, और 1892 तक पोएट लॉरिएट टेनिसन बने रहे। ठीक है, और ये जो है किसके बारे में कहा? मिल्टन के बारे में इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा कि गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ठीक ना, भगवान के द्वारा दिया गया गिफ्ट था इंग्लैंड वालों के लिए। ओके, अर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ और थॉमस ग्रे नहीं होंगे। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। मैनुआ और डेलिला। ठीक है, यहाँ पर डेलिया लिखा है, बट डेलिला आप जान लें ये कैरेक्टर कहाँ पर आते हैं और किसकी रचना में आते हैं। दोनों आप आंसर करिएगा। ऑप्शन से देख लें, सैमसंग एगोनिस्ट में या
लीसीदास में कि कोमस में या पैराडाइज लॉस्ट में, किस में आएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही, सैमसंग एगोनिस्ट 1671 में ये लिखा गया था पैराडाइज रिगेंड के साथ। और ये क्या है? ये एक क्लोजेड ड्रामा है। सैमसंग एगोनिस्ट ग्रीक ट्रेजेडी पर आधारित है। ठीक है, ये एक ट्रेजेडी है जिसमें सैमसंग एगोनिस्ट का आप देखते हैं कि डेलीला इसकी वाइफ होती है और इसका जो है सैमसंग के बाल को काट लिया जाता है और ये बहुत बड़ा योद्धा रहता है। ठीक है, ये सब आपने फैक्ट देखा और बहुत दुखद अंत होता है सैमसंग एगोनिस्ट का, इस प्रकार से आप देख पाते हैं। और सैमसंग अंधे भी रहते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए 1671 में आया था। ओके, लीसीदास को अगर आप देखें तो 1637 में आया था। और एडवर्ड किंग की मृत्यु पर कोमस देखें तो 1634 में आया था। पैराडाइज लॉस्ट अगर आप देख लें तो ये आया था 1600। आप देखते हैं कि 58 में स्टार्ट किया गया, 65 में कंप्लीट हुआ, 67 में पब्लिश हुआ। ठीक है, 10 किताबों में, और 1674 में 12 किताबों में आया था और ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पैराडाइज लॉस्ट हूँ पोजेजेस द क्वालिटी ऑफ मिल्टन। मिल्टन की क्वालिटीज आपको किस में देखने को मिलती है? सेटन में कि क्रिस्ट में कि बेल्ज़ेबब में कि एडम में? बताइएगा। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, एपिक है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। मिल्टन की क्वालिटी किस में मिलती है? आंसर देखने के बाद आप एक बार जरूर सोचेंगे कि ऐसे कैसे, सेटन में। ठीक है, अब कौन कौन सी सिमिलरिटी है उसको मैं आपको बता दूं। जीसस क्राइस्ट में नहीं, बेल्ज़ेबब में भी नहीं और एडम में भी नहीं। तो मिल्टन की जो क्वालिटी मिलती है वो सेटन में मिलती है। कैसे? आप देख पाते हैं कि वो ईश्वर का विद्रोह कर दिए थे, ईश्वर के खिलाफ। और आप देख पा रहे थे इंग्लैंड में भी चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ में प्यूरिटन्स पूरा विद्रोह कर रहे थे, पूरा विरोध कर रहे थे। और इस प्रकार से आप अगर इसको पैराडाइज लॉस्ट से देखें तो यहाँ पर आप देख पाते हैं कि जिस प्रकार से वंशानुगत शासन चल रहा था इंग्लैंड में राजा के द्वारा, तो वहाँ पर आप देख पाते हैं जेम्स फर्स्ट के बाद चार्ल्स फर्स्ट, उसके पहले जो है एलिजाबेथ, उसके पहले मैरी। ठीक है, तो ये एक ही जो है परिवार के सभी लोग, चाहे क्वालिटी हो चाहे ना हो, राजा बन रहे थे। ठीक, और आप देख पाते हैं कि प्यूरिटन्स में, जिसमें से मिल्टन भी थे प्यूरिटन, तो ये मोनार्की का विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जिसके अंदर क्वालिटी हो, यानी कि पार्लियामेंट वाले, जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट था वो प्यूरिटन वाले थे और कह रहे थे कि अब ये वंशानुगत नहीं होना चाहिए और कॉमनवेल्थ होना चाहिए। तो आप देख पाते हैं सेटन में भी यही क्वालिटी आप देख पा रहे हैं कि सेटन भी गॉड अपने बेटे यानी कि जो सन ऑफ गॉड हैं जो है उन्हीं को सब कुछ दे देते हैं। तो इस पर जो है सेटन, जिसका पुराना नाम लूसीफर था, विद्रोह करता है और जो है अच्छा खासा विद्रोह करता है कि मतलब जिसके अंदर क्वालिटी हो उसको दिया जाए, या मतलब ये वंशानुगत नहीं चलेगा तो मुझे क्यों नहीं, इस बात को लेकर के तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हु सेड लीसीदास इज द टच स्टोन वन ऑफ पोएटिक टेस्ट। यहाँ पे टच लिख दिया है बट आप देख लेंगे यहाँ टच स्टोन लिखना चाहिए था। ठीक है, TOUCHSTONE। अब आप इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है। टच स्टोन मेथड की बात करें तो टच स्टोन मेथड मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि अपने कसौटी पर ध्यान दो, जिसका पोएम खरा उतरे वही अच्छा पोएट है, अदरवाइज जो है वो अच्छा पोएट नहीं है। तो आप देखते हैं मिल्टन को, शेक्सपियर को, वर्ड्सवर्थ को, स्पेंसर को इन्होंने पास किया था अपने टच स्टोन मेथड में, लेकिन चौसर को कहा था हाई सीरियसनेस की कमी है। ओके, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर टच स्टोन मेथड की बात नहीं हो रही है, ये स्टेटमेंट लीसीदास के बारे में किसने दिया है ये बात हो रही है। तो क्या करेक्ट करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन। ठीक है, ये टेनीसन की बात हो रही है। ओके, टेनीसन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म एगोटिस्टिकल सबलाइन। एगोटिस्टिकल सबलाइन की बात करते तो वर्ड्सवर्थ का था। ठीक है, बट यहाँ पर कीट्स और वर्ड्सवर्थ का, यहाँ इगोटिस्टिकल इम्पीरियलिज्म की बात हो रही है। ये एक किताब का भी नाम है, किसने लिखा था आप ये बताएं, किसने लिखा था? फटाफट आंसर करें। द टर्म इगोटिस्टिकल इम्पीरियलिज्म, ये एक किताब है, किसके द्वारा लिखी गई थी? अल्फ्रेड क्रॉसबाई के द्वारा। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड W क्रॉसबाई। ओके,
तो ये जो है 1986 में ये बुक आई थी। ये पर्यावरण पर आधारित है, ठीक है, इगोटिस्टिकल इम्पीरियलिज्म। ओके, तो इसको याद रख लेंगे आप। इगोटिस्टिकल नहीं भाई, इकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म था, इगोटिस्टिकल टाइप हो गया है। इकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म किसका करेक्ट होगा। ओके, पर्यावरण पर आधारित ये किताब है। ये आई थी कब, तो 1986 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विथ रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। बताइए कौन सा इसमें से मिसमैच है। ऑफ एजुकेशन कब आया था, 1644 में। क्या ये सही है। एरोपैजिटिका की बात करें, ठीक है, तो ये कब आया था, 1647 में। क्या ये सही है। लिसीदास 37, पैराडाइज लॉस्ट 67। कौन सा करेक्ट नहीं होगा बताइएगा। एरोपैजिटिका बिल्कुल सही, बी वाला ऑप्शन 1644 है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए आप देख पाते हैं कि प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है, बोलने की आज़ादी छीन ली गई थी प्यूरिटन्स की। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो सपोर्ट करते हैं उनको कैवेलियर कहा गया, और जो सपोर्ट नहीं करते हैं, पार्लियामेंट को सपोर्ट करते हैं, राजा को नहीं, उनको प्यूरिटन कहा गया। तो बी ऑप्शन ये 1647 के जगह पे 1644 होना चाहिए, बाकी सब सही है। 1667 में देखिए 10 किताबों के साथ पहली बार पब्लिश हुआ था, 1674 में 12 किताबें, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स कितनी किताबें हैं बताइएगा। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स 16 किताबें, 12 किताबें, 10 किताबें, 14 किताबें। तो आपको पता है टोटल की बात कर रहा है यहाँ पर, पहला दूसरा मत समझिएगा, टोटल 12 बुक्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके दिमाग में आ सकता है ना, पहली बार आया तो 10 हुआ, दूसरी बार आया तो 20 हुआ, 12 हुआ, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ टोटल कितने हैं, सीधी सी बात है, तो 12 की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर होता दूसरी बार कितना आया, पहली बार कितना आया, तब आप इतना ज़्यादा सोचते कि पहली बार में 10 पब्लिश हुआ, दूसरी बार में 12। ओके, तो आपको याद रखना पड़ेगा शॉर्टेस्ट बुक 7th है और लॉन्गेस्ट बुक 9th है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी। इसमें से विलियम शेक्सपियर का कौन सा कॉमेडी नहीं है। एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम और एंटोनियन क्लीपेट्रा। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने एक डाल दिया, बट आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में आप प्रेशर की वजह से भूल ना जाएं, प्रेशर की वजह से गलत ना कर दें। हालांकि ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार होता है ना, आप दिमाग में लेकर के चले हाँ डी सही है, लेकिन ऑप्शन में आप सी फिल करके चले आते हैं और बाद में आपको याद आता है मेरे से गलती से OMR में सी भरा गया। ये सब कॉमन से मिस्टेक हर स्टूडेंट करता है, ठीक है। इसी वजह से मॉक टेस्ट वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते रहना चाहिए ताकि इन गलतियों पर ओवर कमांड किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर डी है, ठीक है। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा ये रोमन ट्रेजेडी मानी जाती है, रोमन प्ले भी है, बाकी तो सब कॉमेडी आप जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इन विच ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी आकर। बताइए कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे। टिंटर नेबी, एन इवनिंग वॉक, इमॉर्टैलिटी, ओड या प्रिल्यूड। ये लाइन कहाँ पर है, कहाँ पर दी गई है। और ये सारे वॉक्स वर्ड्सवर्थ के हैं तो आप जानते ही हैं। स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी बहुत कॉमन सी लाइन है ना, बिल्कुल सही, टिंटर नेबी। ये लगता है कि मुझे कोई फ्रेंड्स ने गलत नहीं करेंगे, सबका सही होना चाहिए, बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है ये। एन इवनिंग वॉक की बात करें तो नहीं होगा, इमॉर्टैलिटी और प्रिल्यूड भी नहीं होगा। आप देख पाते हैं कि 1798 में 5 साल बाद विजिट की जाती है और पहली विजिट 1793 ईस्वी में हुई थी। टिंटन एबी लिरिकल बैलेट का अंतिम पोएम भी है विलियम वर्ड्सवर्थ का, ओके। और पहली पोएम की बात करें तो VR7 विलियम वर्ड्सवर्थ का, ओवरऑल राइम ऑफ एंसेंट मार्नर है, ठीक ना। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन। किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को एज एन एवर एंड्योरिंग मैन कहा है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, जॉन किट्स ने, थॉमस डिकेंसी ने या सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। बताइए कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ST कॉलरिज बिल्कुल सही। आप जान पा रहे हैं कि कॉलरिज साउदे और वर्ड्सवर्थ लेक डिस्ट्रिक्ट की वजह से जाने जाते हैं और इन्होंने ही ST कॉलरिज ने ही विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रशंसा में एवर एंड्योरिंग मैन कहा है, ओके। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16। एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाई किसके द्वारा लिखा गया था, आपको मिल ही गया, वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, ठीक है। एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 ईस्वी में ये
आया था। ओके, जॉन कीट्स, पीबी शैली और मैथ्यू अर्नोल्ड नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 617, द टर्म वोमेनिज्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई, इसको बताइए आप। ऑप्शन से देख लें, एलिस वॉकर, गायत्री स्पिवैक, थॉमस राइमर, जैकस डेरिडा। नेट का फॉर्म आ गया है, सब लोग अप्लाई कर दीजिए, जो भी विद्यार्थी नेट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। एनटीए नेट का आप देख पा रहे हैं ना कि फॉर्म आया हुआ है, और इसकी जो है डेट वगैरह का भी स्केड्यूल जारी हो गया है। तो जो भी फ्रेंड्स 55% जनरल में हो तो वो जनरल वाले फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं, और एसटी एससी ओबीसी के लिए 50% ही मांगता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट हैं, है ना। एलिस वॉकर करेक्ट है वोमेनिज्म के लिए, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इन्होंने अपनी किताब यानी कि जो शॉर्ट स्टोरी था कमिंग अपार्ट, उसमें 1979 में, तो किताब का नाम ध्यान रखिए, कमिंग अपार्ट। ओके, कमिंग अपार्ट है, जो कि 1979 में आया था, उसमें ही इन्होंने वोमेनिज्म जो है शब्द की चर्चा की थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, लैंग्वेज विच सीम्स स्मूथ प्लेजेंट एंड म्यूजिकल टू एयर इज टर्म्ड एज, क्या बोलेंगे, मेलोडी बोलेंगे, यूफोनी बोलेंगे, कैकोफोनी बोलेंगे, लिरिक कहेंगे। मिलता जुलता ऑप्शंस है, बहुत ध्यान से करिएगा। हम लोग यहाँ सामान्य बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग टर्म की बात कर रहे हैं, लिटरेरी टर्म। ओके, तो लिटरेचर को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो प्लीजेंट साउंड हो, सुखद हो तो यूफोनी, हार्श साउंड हो, अनप्लीजेंट हो तो कैकोफोनी होता है, याद रखिएगा। मेलोडी मतलब मधुर होता है, बट यहाँ पर इसका कोई काम नहीं। लिरिक मतलब इमोशन से भरा हुआ एक गीत, ये भी नहीं होगा। लैंग्वेज विच सीम्स स्मूथ प्लीजेंट एंड म्यूजिकल टू ईयर दैट इज कॉल्ड यूफोनी, मतलब प्लीजेंट साउंड, और इसका जो है अपोजिट कैकोफोनी होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, अ लॉन्ग लिरिक पोयम सीरियस इन सब्जेक्ट, एलिवेटेड इन स्टाइल, इलाबोरेट इन इट्स स्टेंजाइक स्ट्रक्चर इज, क्या होगा। एलिजी बोलेंगे, लिरिक बोलेंगे, ओड बोलेंगे, या ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलेंगे। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, बताएं। एलिवेटेड इन स्टाइल, इसको दिमाग में रखिएगा, सीरियस सब्जेक्ट में होगा, और लॉन्ग लिरिक है। ऑप्शन में आपको लिरिक भी मिला है, बट आपको बहुत ध्यान से करना है। एलिजी तो नहीं होगा, आप जान गए। ड्रामेटिक मोनोलॉग भी नहीं होगा, ये लिरिक भी नहीं होगा, ओड होगा। बिल्कुल सही, सी वाले फ्रेंड्स आप सभी करेक्ट जा रहे हैं, ओड करेक्ट होगा। ओके, ओड को आप जानते हैं, होरेशियन ओड, पिंडारिक ओड, इर्रेगुलर ओड, ठीक है। तो आप देख पाते हैं कि ओड में लॉन्ग लिरिक, ये लिरिक का ही बड़ा हिस्सा है। लॉन्ग लिरिक पोयम होती है, सीरियस सब्जेक्ट में होती है, और विस्तृत वर्णन होता है, ठीक ना, याद रखना पड़ेगा। पिंडारी कोड के 3 पार्ट है ना, स्ट्रॉफी, एंट्रेस्ट्रॉफी और इपोड, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। ओके, स्ट्रॉफी, एंट्रेस्ट्रॉफी और इपोड, ये पिंडारी कोड को क्लासिकल ओड भी माना जाता है। पिंडार नामक व्यक्ति ने इसको इजाद किया था। ये सब क्वेश्चंस कॉमन से हैं, ठीक है, बट जब भी ओड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये सब आपको जानना होगा, ठीक ना। तो आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20, अ बैलड इज अ शॉर्ट स्टोरी, अ नरेटिंग अ टेल, या अ शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल, अ मैरिज सॉन्ग, या लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे। बैलड की बात हो रही है। बैलड क्या है, आप जानते हैं, फॉक सॉन्ग, ठीक है, इसको लोकगीत कहते हैं। ये एक शॉर्ट पोयम होती है, जो कहानी जो है कोई ना कोई कहानी पर आधारित होती है। लोक कथाएं, जो 4-4 लाइन का स्टेंजा होता था, और 4 लाइन के बाद एक बार रिपीटेशन होता था, उसको रिफ्रेन कहते थे। और जो स्टेंजा होता था 4-4 लाइन का, उसको क्वाट्रेन या बैलड स्टेंजा भी कहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट स्टोरी नहीं, शॉर्ट पोयम होती है बैलड, जो कि एक कहानी बयां करती है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में, a subsidiary or subordinate or parallel plot in the play or story that coexist with the main plot is a, सिंबल होता है, सब्जेक्ट होता है, सिनेक्डॉकी होता है, या सब प्लॉट होता है। तो मेन प्लॉट के बाद कौन सा प्लॉट होगा, सब प्लॉट होगा। बिल्कुल सही, डी वाले फ्रेंड्स करेक्ट जाएंगे आप सभी, ठीक है, डी वाले बच्चे करेक्ट जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे, हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ, बताइएगा। हेप्टामीटर की बात हो रही है, हेप्टामीटर में क्या होता है,
5 मेट्रिकल फीट होते हैं या 6 मेट्रिकल फीट होते हैं या 7 मेट्रिकल फीट होते हैं या 8 मेट्रिकल फीट होते हैं? बताइए। जब भी जो है मीटर आप पढ़ते हैं यानी कि प्रोसोडी, तो आपको मिल जाता है ये, ठीक है। डेकामीटर, नोनामीटर, है ना, हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर, हेक्सामीटर, पेंटामीटर। याद आ रहा होगा। कौन सा करेक्ट करेंगे? 7 मेट्रिकल फीट। हेप्टा मतलब क्या होता है? 7। हेप्टागोन आपने पढ़ा है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। पिंडारी कोड कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्रॉफी, एंट्रीस्ट्रॉफी, रिपोर्ट, स्ट्रॉफी, एंट्रीस्ट्रॉफी, ऑक्टेव, सिस्टेज, ऑक्टेव और रिपोर्ट, नन ऑफ द अबव। आपको पहले से पता भी था और मैंने बता भी रखा है, पिंडारी कोड के ही 3 पार्ट होते हैं। ये क्वेश्चन एलटी गेट में आया था, याद रखिएगा। एलटी में ये पूछा गया था, क्लासिकल लोड या पिंडारी कोड के जो है प्रकार। तो 3 होते थे, स्ट्रॉफी, एंट्रीस्ट्रॉफी और रिपोर्ट। पहला स्ट्रॉफी से शुरुआत होती थी, एंट्रीस्ट्रॉफी से मध्य में चलता था और रिपोर्ट से समापन होता था। बाद में जब ये मेट्रिकल, ये मतलब जो बधा हुआ पैटर्न था उसको हटाया गया तो होरेशियन ओड आया। फिर बाद में रेगुलर, इरेगुलर, इंग्लिश ओड, तमाम ओड मतलब अलग अलग चर्चा में आए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। द टर्म रेनेसांस मीन्स। तो ये रेनेसांस शब्द का किस भाषा का है? फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? रिवर्सल ऑफ सिचुएशन या रिवर्सल या रिवाइवल ऑफ मेडिवल आर्ट या रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग या रिफॉर्मेशन ऑफ कैथोलिक चर्च। इसको बताएंगे आप, क्या करेक्ट करेंगे? रेनेसा, आप जानते हैं ना, इटली के कॉन्स्टेंटिनोपल शहर में जो है तुर्कों का आक्रमण हुआ था 1453 ईस्वी में। सभी लोग अपने मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर के भागे और फिर से पुरानी चीज़ों का अध्ययन, पुरानी कला, संस्कृति, पुराने साहित्य, सब चीज़ को अध्ययन करने की कोशिश में की गई। दैट इज़ कॉल्ड रेनेसांस। ओके, क्लासिकल लर्निंग का फिर से जो है पुनर्जन्म। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे। द टर्म अमेरिकन रेनेसांस वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई। अमेरिकन रेनेसांस को पहली बार किसने यूज़ किया था? FO मिथेसियन ने, मैथेसियन ने, या I.A. रिचर्ड्स ने, या कार्ल मार्क्स ने, या T.E. हिल्म ने? बताएं कौन सा करेक्ट करेंगे? या अमेरिकन रेनेसांस नाम की किताब ही है, ठीक है, जो 1941 में आई थी FO मैथेसियन के द्वारा। 1941 में अमेरिकन रेनेसांस नाम की किताब थी जिसमें इन्होंने इसका वर्णन किया है। ओके, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और आपका अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है। इस उम्मीद के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अलॉट। अपना प्यार, सपोर्ट, सम्मान बनाए रखिएगा। क्लास को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स अलॉट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।